हाय दोस्तों, मैं अलेक्सा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं जो नोवेल पढ़ के आपको सुनाऊंगी उसके लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक और नोवेल का नाम है मौत का साया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पुलिस की 30 साल की नौकरी में ट्रेनिंग कॉलेज में बताई गई इस बात को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भूला था। किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान में इस बात की पूरी संभावना होती है कि प्रत्यक्ष में साधारण सी लगने वाली बात के पीछे कोई भारी रहस्य निहित हो। प्रोफेसर घोष का सेक्रेटरी और होने वाला दामाद जिस केस के सिलसिले में मेरी सहायता लेने आया था, उसकी कोई भी बात मेरी दिलचस्पी नहीं जगा पाई थी, लेकिन जब उसने ये बताया कि प्रोफेसर का वफादार ब्लड हाउंड कुत्ता जो कि पिछले 5 वर्ष से प्रोफेसर के साथ एक मित्र की तरह रह रहा था, प्रोफेसर पर 2 बार घातक आक्रमण कर चुका है, तो मैं एकदम सतर्क होकर कुर्सी पर सीधा बैठ गया। मुझे कुत्तों की अच्छी खासी जानकारी थी। एक अच्छी नस्ल का कुत्ता अपने मालिक से किसी हद तक हिल मिल जाता है, इसका मुझे निजी अनुभव था। लेकिन फिर भी प्रोफेसर घोष अपने कुत्ते के आक्रमण के शिकार हुए। बात वाकई हैरान कर देने वाली थी। प्रोफेसर घोष से मिलने का संयोग तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन उनके विषय में सुना बहुत कुछ था। वे रसायन विज्ञान के भारत के इने गिने विद्वानों में से थे। लगभग 55 वर्ष की उनकी आयु थी और विश्वविद्यालय के छात्रों के मतानुसार वे एक बेहद झटकी, एकांत प्रिय और अहम से भरे हुए वृद्ध थे। नेपियर लेन पर उनकी बहुत बड़ी कोठी थी जिसमें वे अपनी 22 वर्षीय पुत्री आभा और सेक्रेटरी पंकज के साथ रहते थे। पंकज और आशभा की सगाई हो चुकी थी और शीघ्र ही शादी होने वाली थी। प्रोफेसर इतने व्यस्त रहते थे कि पिता पुत्री को एक दूसरे की शक्ल देखे कई दिन हो जाते थे। पंकज क्योंकि उनका सेक्रेटरी था, इसलिए वह दिन में कम से कम एक बार तो उनसे मिल ही लेता था। सारे हाउस होल्ड में ब्लड हाउंड कुत्ता जेरी ही उनका दिन रात का सहचर था, लेकिन फिर भी जेरी अपने स्वामी पर आक्रमण कर बैठा। पंकज ने जो कहानी मुझे सुनाई वह संक्षेप में इस प्रकार थी। 55 साल को जिंदगी में अपने सामाजिक कृत्यों के अंतर्गत जिस आदमी ने नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, वह एक ऐसा अस्वाभाविक कार्य कर बैठा कि मित्र और रिश्तेदार अचकित रह गए। प्रोफेसर घोष ने एक अन्य प्रोफेसर की 20 साल की लड़की कला से सगाई कर ली। प्रत्यक्ष था किसी को भी प्रोफेसर जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति का यह इरादा पसंद नहीं आया, लेकिन प्रोफेसर किसी की भी परवाह किए बिना एक युवक जैसे अदम्य उत्साह से अपनी होने वाली पत्नी से मिलते रहे। पंकज के कथनानुसार एक बात बड़ी गौर करने वाली थी। स्वभावगत गंभीर प्रोफेसर में से प्रोलो जैसा ठहरावलोप होता जा रहा था और उसका स्थान ले रही थी गैर जिम्मेदार नवयुवकों जैसी उच्छृंखलता। कला के व्यवहार से भी ऐसा नहीं लगता था कि उसे यह शादी नापसंद है। नापसंद होने का आजकल के जमाने के हिसाब से कोई बड़ा कारण भी नहीं था। प्रोफेसर घोष सर्वतोमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। काफी पैसा था उनके पास, केवल आयु का अंतर ही तो एक आपत्ति थी और उसकी परवाह कम से कम कला के व्यवहार से तो नहीं लगता था कि उसे है। उन्हीं दिनों प्रोफेसर ने एक बड़ा रहस्यपूर्ण काम किया। वे एक रात बिना किसी को पूर्व सूचना दिए घर से गायब हो गए। पंकज के कथनानुसार इससे पहले प्रोफेसर कभी 2 घंटे के लिए भी पंकज को या आभा को बताए बिना घर से बाहर नहीं गए थे। 15 दिनों बाद वे बड़े थके हुए से घर लौटे, जैसे बहुत लंबा सफर करके आए हों। बहुत पूछने पर भी उन्होंने यह नहीं बताया कि वे एकाएक कहाँ गायब हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद केवल संयोगवश ही पंकज को मालूम हो गया कि प्रोफेसर कहाँ गए थे। पंकज के एक मित्र ने, जो प्रोफेसर को पहचानता था, आसाम से पत्र लिखा कि उसने प्रोफेसर को शिलोंग में देखा था। उस दिन के बाद प्रोफेसर में कई विचित्र परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। प्रोफेसर से मिलने वाले इन्हें गिने लोगों को यूं अनुभव हुआ जैसे वे कोई और ही व्यक्ति हों। वैसे तो प्रोफेसर अब भी उतने ही उग्र व्यायाम से भरे हुए थे। अब भी उनके विश्वविद्यालय में दिए लेक्चरों में उनकी महान प्रतिभा की झलक मिलती थी, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात थी जरूर जो खटकती तो सबको थी, लेकिन उस पर उंगली नहीं रख पाता था। उसके बाद एक बड़ी मामूली सी बात पर प्रोफेसर पंकज पर बरस पड़े। प्रोफेसर अपनी शिलोंग की वापसी पर अपने साथ एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा लाए थे। वह बक्सा भी किसी हद तक इस बात का प्रमाण था कि प्रोफेसर जब गायब हुए थे तो आसाम गए थे, क्योंकि उस प्रकार के बक्से केवल वहीं बनाए जाते थे।
वह बक्सा उनकी प्रयोगशाला में एक अलमारी में रखा रहता था। एक दिन पंकज ने यूं ही उत्सुकतावश उसे उठा लिया। नजर पड़ते ही प्रोफेसर ने इतनी से बात के लिए उसे इतना डांटा था कि वो हक्का बक्का रह गया था। प्रोफेसर घोष के संसर्ग में ये पहली घटना थी जबकि प्रोफेसर अपनी किसी चीज के अपने सेक्रेटरी द्वारा छुए भर जाने पर इतना उबले हों। पंकज ने स्वयं को इतना अपमानित अनुभव किया कि एक बार तो उसका जी चाहा कि सब कुछ छोड़कर चल दे, लेकिन फिर किसी प्रकार उसने स्वयं पर काबू पा लिया। उसी शाम को प्रोफेसर ने पंकज को निर्देश दिया कि उसके नाम आए पत्रों में से जिस पत्र के बाएं और नीचे वाले कोने में क्रॉस का निशान बना हुआ हो, वह बिना खोले सीधा उनके हाथ में पहुंचा दिया जाए। पिछले 5 वर्ष की रूटीन में ये पहला अंतर आया था। प्रोफेसर के सारे व्यक्तिगत पत्र भी पंकज ही खोलता था और उस दिन पहली बार प्रोफेसर ने उसे किन्हीं विशेष पत्रों को खोलने से मना किया था। ऐसे कई पत्र आए और वे पंकज ने सीधे प्रोफेसर घोष के पास पहुंचा दिए। पंकज प्रोफेसर का सेक्रेटरी था, लेकिन फिर भी यह बात उसके लिए रहस्य थी कि प्रोफेसर ने उन पत्रों का क्या किया। उसने उनके उत्तर दिए या नहीं, क्योंकि ऐसी कोई डाक पंकज के हाथ से तो गुजरी नहीं थी। उन पत्रों के विषय में पंकज ने इतना जरूर नोट किया था कि वे सब लोकल पत्र थे और उन पर लिखे प्रोफेसर केप्टे को देखकर यूं लगता था जैसे पत्र लिखने वाला अधिक पढ़ा लिखा नहीं है। फिर 2 जुलाई को प्रोफेसर पर जेरी ने पहली बार आक्रमण किया था। प्रोफेसर ने अपनी प्रयोगशाला से बाहर निकलकर राहदरी में कदम रखा ही था कि जेरी उन पचपट पड़ा था। यही दुर्घटना 11 जुलाई को फिर हुई, लेकिन तीसरी बार 20 जुलाई को जब जेरी फिर प्रोफेसर पर अट पड़ा तो नौकरों ने मजबूर होकर उसे कोठी के एक कोने में स्थित गराज में बंद कर दिया। उसके बाद 3 सितंबर को वह रोमांचकारी घटना घटी जिसके कारण पंकज को मेरे पास आना पड़ा। उस रात को लगभग 2 बजे एकाएक पंकज की नींद खुल गई। उसे यूं लगा जैसे राहदारी में कोई दबे पांव चल रहा हो। पंकज अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसका कमरा पहली मंजिल पर राहदारी के एक कोने में सीढ़ियों के पास था और उसी राहदारी के आखिरी सिरे पर प्रोफेसर का कमरा था। राहदारी में अंधेरा था। चांद की मध्यम सी रोशनी एक अधखुली खिड़की से राहदारी में पड़ रही थी, लेकिन वह अंधकार दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने राहदारी में प्रोफेसर घोष के कमरे की दिशा में निगाह डाली। कोई उसकी ओर बढ़ रहा था। पंकज सतर्क होकर खड़ा हो गया और आंखें फाड़ फाड़ कर अंधकार में देखने लगा। उसी समय वह आकृति खुली खिड़की में से भीतर आने वाले प्रकाश में आ गई और राहदारी में जो दृश्य उसे दिखाई दिया उसने उसे दहला कर रख दिया। वे प्रोफेसर घोष थे। वे रेंग रहे थे। मिस्टर जगतपाल, पंकज ने बताया था। उनके घुटने और दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए थे जैसे वे जानवर हों और अपने हाथों और घुटनों की सहायता से ही वे एक चौपाई की तरह जमीन पर चल रहे थे, लेकिन उनके रंग ढंग से यह नहीं लगता था कि उन्हें इस प्रकार चलने में किसी कठिनाई का अनुभव हो रहा हो। कुछ क्षण तो मैं स्तब्ध सा खड़ा रहा, लेकिन जब वे उसी प्रकार चलते मेरे पास पहुंचे तो उनके सामने जा खड़ा हुआ और उन्हें उनका नाम लेकर पुकारा। प्रोफेसर एकदम उठकर खड़े हो गए। उनका चेहरा क्रोध से भभक रहा था। मैं सहम कर पीछे हट गया। उन्होंने आग बबूला होकर मुझे कई गालियां सुना डाली और फिर लपकते हुए सीढ़ियां उतर गए। मैं घंटा भर वहीं उनकी प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। मैं भी यही सोचकर अपने कमरे में लौट आया कि शायद प्रोफेसर मेरी मौजूदगी में वापस नहीं लौटेंगे। अगले दिन सुबह मैंने उन्हें देखा। उस समय उनके किसी व्यवहार में लेशमात्र की भी स्वाभाविकता नहीं थी। लंबेगो नाम की एक बीमारी में ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं कि आदमी जानवरों की तरह हाथ पांवों के बल चलने लगता है, लेकिन प्रोफेसर के मामले में लंबेगो की संभावना मेरे मन में अधिक देर टिकी नहीं, क्योंकि पंकज के कथनानुसार अगले दिन प्रोफेसर अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ चुका था। जबकि लंबेगो के मरीज की कमर सदा के लिए झुक जाती है और फिर कुत्तों को लंबेगो से क्या लेना देना था। और फिर पिछली रात, पंकज ने बताया, लगभग ऐसे ही एक दहला देने वाली घटना आभा के साथ भी घटी। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर लगभग आधी रात को उसकी नींद खुल गई। जेरी आजकल गराज के बाहर बंधा रहता है। गराज आभा के बेडरूम के पिछवाड़े में है और बेडरूम दूसरी मंजिल पर है। जब से हमने प्रोफेसर में इस प्रकार के परिवर्तन नोट किए हैं, मैंने आभा को खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह बंद करके सोने का निर्देश दिया हुआ है। कल रात जब आभा की नींद खुली तो उसने चांद की रोशनी में प्रोफेसर को बाहर की ओर से खिड़की के शीशों में से भीतर झांकते हुए पाया।
प्रोफेसर शीशे में से स्थिर आंखों से आभा को घूर रहे थे और उनके हाथों की हरकत से ऐसा लग रहा था जैसे वे धकेलकर खिड़की को खोलने की चेष्टा कर रहे हों। भय से आभा की चीख निकल गई। चीख सुनते ही प्रोफेसर का चेहरा खिड़की के पास से गायब हो गया। अगले दिन सुबह मैंने प्रोफेसर घोष को ब्रेकफास्ट वाली टेबल पर देखा। वे बड़े स्वाभाविक ढंग से आशा से और मुझसे संबोधित हो रहे थे जैसे रात की घटना से उनका तनिक भी संबंध न हो। और मिस्टर जगतपाल, गौर करने वाली बात यह है कि आभा का बेडरूम दूसरी मंजिल पर है और बाहर गण सरी मंजिल की खिड़की तक पहुंचना किसी आदमी के लिए संभव नहीं है। उधर एकदम सपाट दीवार है और लान में ऐसी कोई सीढ़ी वगैरह भी नहीं है जिसे लगाकर वहां तक पहुंचा जा सके। ये पिछली रात की बात है न? जी हाँ कल क्या तारीख थी? हाँ, 12 सितंबर। लेकिन मिस्टर जगतपाल, आप तारीखों को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सारी कहानी से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि जिन जिन तारीखों में प्रोफेसर ने कोई स्वाभाविक काम किए हैं उन तारीखों में उसे अपने कार्यकलापों की कुछ भी याद नहीं है। मतलब यह है कि अगर मैं प्रोफेसर के पास जाकर ये दावा करूं कि ऐसी ही किसी तारीख को उन्होंने मुझे मिलने के लिए अपनी कोठी पर बुलाया था तो वे इस बात से इनकार नहीं कर सकेंगे। उन्हें ऐसी किसी अपॉइंटमेंट की याद नहीं आएगी, लेकिन वे दोष अपनी स्मरण शक्ति को ही देंगे। इससे लाभ क्या होगा? मुझे प्रोफेसर को जरा करीब से परखने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ मिस्टर जगतपाल, प्रोफेसर बेहद रूखे आदमी हैं। अब उन्हें ये पता चल गया कि आप उन्हें धोखा देने की चेष्टा कर रहे हैं तो वे मार कुटाई तक कर डालने में हिचकेंगे नहीं। तुम चिंता न करो, सोमवार सुबह मैं प्रोफेसर से मिलने पहुंच जाऊंगा। पंकज चला गया। सोमवार सुबह मैं नेपियर लेन पहुंच गया। 25 अगस्त को प्रोफेसर ने कई अस्वाभाविक काम किए थे। मैं उसी तारीख को ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाला था। प्रोफेसर ने मुझे अपनी प्रयोगशाला में ही बुला भेजा। वे एक लंबे ऊंचे प्रभावशाली वृद्ध थे। उनके व्यक्तित्व में सबसे सजीव वस्तु उनकी पैनी और चमकदार आंखें थीं। फरमाइए, प्रोफेसर ने मुझे घूरते हुए पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने सुसंयत स्वर से कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने किसी बड़े गुप्त काम के लिए मेरी सहायता की इच्छा की थी। 25 अगस्त को आपने मुझे आज के लिए अपॉइंटमेंट दी थी, इसलिए मैं हाजिर हो गया हूँ। इस बात को सिद्ध करने के लिए आपके पास मेरा भेजा हुआ कोई नोट, कोई पत्र या तार कुछ नहीं? हाँ, और आप ये दावा करते हैं कि आप मेरे ही अनुरोध पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं चुप रहा। प्रोफेसर कुछ क्षण सोचते रहे, फिर उन्होंने एक घंटी के बटन पर उंगली रख दी। लगभग फौरन ही पंकज प्रयोगशाला में प्रविष्ट हुआ। पंकज, प्रोफेसर कड़े स्वर से बोला, ये सज्जन कहते हैं कि यह मेरे अनुरोध पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। मेरा सारा पत्र व्यवहार तुम्हारे जिम्मे है। क्या मैंने जगतपाल नाम के किसी आदमी को अपॉइंटमेंट दी है? नहीं, पंकज थूक निगलकर बोला। प्रोफेसर ने जलती हुई निगाहों से मुझे घूरा। देखिए, मैं उठता हुआ बोला, अगर आपके ख्याल से मैं अकारण ही यहाँ आ गया हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और वापस चला जाता हूँ। और मैं द्वार की ओर बढ़ा। प्रोफेसर एकदम उछलकर मेरे और द्वार के बीच पहुँच गए। वापस कैसे चले जाएंगे आप? वे गरजे। अभी तो आप बताएंगे कि यहाँ आप आए क्या करने थे। और उन्होंने मेरे कोट का काला पकड़ लिया। प्रोफेसर, उसी समय पंकज मुझे छुड़ाता हुआ चिल्लाया, अपनी पोजीशन का ख्याल कीजिए। मिस्टर जगतपाल जाने माने व्यक्ति हैं, उनकी पोजीशन का ख्याल कीजिए और फिर इस बात को लेकर विश्वविद्यालय में जो स्कैंडल उठ खड़ा होगा उसका ख्याल कीजिए। प्रोफेसर ने चुपचाप मुझे छोड़ दिया और द्वार से हट गए। मैं फौरन इमारत से बाहर निकल आया। प्रोफेसर के व्यवहार से एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि वे ऊपर से शांत जरूर दिखते थे, लेकिन वास्तव में भारी नर्वस टेंशन के शिकार हैं। मानसिक विक्षिप्तता इस हद तक बढ़ गई है कि वे जरा सी बात पर भभक उठते हैं। अभी मैं कोठी के कंपाउंड में ही था कि पंकज भागता हुआ मेरे पास पहुंचा। मुझे प्रोफेसर के व्यवहार का दुख है मिस्टर जगतपाल, वह हौंफता हुआ बोला। नेवर माइंड, मैं तो दरअसल प्रोफेसर को देखना ही इसी रंग में चाहता था। आज तक मैंने उन्हें इतने खतरनाक मूड में नहीं देखा। दिन व रात उनमें बर्बरता का समावेश होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वे दुनियादारी को एक क्षण के लिए भी नहीं भूले हैं। हाँ,
यही तो मैं भी धोखा खा गया। प्रोफेसर की स्मरण शक्ति वाकई बहुत तेज है। उसके बाद पंकज ने मुझे आभा के बेडरूम की खिड़की दिखाई। दीवार के बिल्कुल साथ साथ 10वीं मंजिल तक एक पानी का पाइप गया हुआ था, लेकिन उसके द्वारा खिड़की तक पहुंचना प्रोफेसर जैसे वृद्ध के लिए तो क्या किसी युवक के लिए भी असंभव था। मिस्टर जगतपाल, पंकज ने एक नई बात बताई, प्रोफेसर को वे लोकल पत्र डोराक नाम का कोई व्यक्ति लिखता है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? प्रोफेसर ने आज सुबह उसके एक पत्र का उत्तर दिया था। लिफाफे पर पता लिखने के बाद उन्होंने उसे ब्लॉटिंग पेपर से सुखाया था। बाद में उस ब्लॉटिंग पेपर से ही मैंने उस व्यक्ति का नाम और पता पढ़ लिया था। डोराक का पता मैंने नोट कर लिया। उस दिन मैं वापस लौट आया। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मेरी थोड़ी सी नासमझी से प्रोफेसर ये समझ गए थे कि उनकी निगरानी का इंतजाम किया जा रहा था। प्रोफेसर अपने किसी व्यवहार से अपराधी तो सिद्ध होते नहीं थे और न ही वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें पागल कहा जा सकता था। फिलहाल केस का कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा था। मैंने डोराक के विषय में छानबीन की। वह लगभग 40 वर्ष का अशिक्षित सा व्यक्ति था। नगर के एक सबर्ब में उसका जनरल स्टोर था। मोटे तौर पर केस के साथ किसी हद तक उसे जुड़ने वाली एक ही बात थी, वह ये कि उसने जीवन के 18 वर्ष आसाम में गुजारे थे। मस्तिष्क में विचित्र घटनाओं और परिस्थितियों का झुरमुट सा लग गया था, लेकिन किसी से कोई तारतम्य नहीं बैठ रहा था। आखिर प्रोफेसर की आसाम यात्रा में और एक भड़के हुए ब्लड हाउंड कुत्ते में क्या संबंध हो सकता है? प्रोफेसर घोष का डोराक जैसे निम्न स्तर के व्यक्ति से क्या संबंध है? बुढ़ापे में प्रोफेसर पर शादी का भूत क्यों सवार हो गया है? और फिर तारीखें। पंकज के कथनानुसार 2 जुलाई को प्रोफेसर ने पहली बार अपने व्यवहार में किसी प्रकार अस्वाभाविकता का प्रदर्शन किया था और उसके बाद प्रोफेसर पर यह दौरा सहर 9 दिन बाद पड़ता रहा था। इन घटनाओं में केवल संयोगवश ही 9 दिन का अंतर हो, बात गले से उतरती नहीं थी। इस आधार पर मेरे दिमाग में एक थ्योरी पनपी थी। संभव है, मैंने सोचा कि प्रोफेसर हर 9वें दिन कोई दवा खाते हैं जिससे उसका उग्र स्वभाव और भी प्रचंड हो उठता है। इसी दवा की खातिर शायद वे जादू टोनों के प्रांतासाम में गए थे और अब वही दवा शायद उन्हें डोराक सप्लाई कर रहा है। लेकिन इस थ्योरी से भी कई बातें स्पष्ट नहीं होती थीं। आखिर उस दवा का ब्लड हाउंड कुत्ते के प्रोफेसर पराक्रमण से क्या संबंध है? फिर प्रोफेसर दूसरी मंजिल पर आशभा के बेडरूम की खिड़की तक कैसे पहुंच गए? और फिर प्रोफेसर उस रात जानवरों की तरह अगले हाथों और घुटनों के बल क्यों चल रहे थे? कई दिन इसी प्रकार की उधेड़बुन में गुजर गए। 19 तारीख को पंकज ने आकर बताया कि आज प्रोफेसर को डाक से डोराक का पत्र और एक छोटा सा पैकेट मिला है। हमेशा की तरह पैकेट और पत्र के एक कोने मैनक्रास का निशान बना हुआ था। 9 दिन वाली सीरीज के अनुसार 21 सितंबर को प्रोफेसर में फिर कोई अस्वाभाविकता उत्पन्न होनी चाहिए थी। मैंने पंकज से कहा, तुम 21 तारीख को प्रोफेसर के एक एक्शन पर नजर रखना, विशेष रूप से रात को प्रोफेसर की निगरानी करना। रात कोई तुम्हारे कमरे के द्वार के सामने से गुजरे तो उन्हें टोकना मत, बल्कि सावधानी से उनका पीछा करना। मैं भी कोठी के आसपास ही कहीं छुपा रहूंगा। पंकज चला गया। 21 तारीख को रात के लगभग 11 बजे मैं प्रोफेसर की कोठी पर पहुंच गया। कोठी में एकदम सन्नाटा था और सारी बत्तियां बुझी हुई थीं, लेकिन चांद का प्रकाश रास्ता दिखने के लिए पर्याप्त था। मैं लॉन में प्रविष्ट हो गया और कोठी के मुख्य द्वार के सामने लगी मालती की झाड़ियों में छुप गया। मुझे उन झाड़ियों में बैठे 2 घंटे गुजर गए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मैंने घड़ी देखी, 1:30 बज गया था। उसी समय हाल के कांच के द्वार और खिड़कियां धीमे से चमक उठी। मैं संभल कर बैठ गया। फिर एक द्वार खुला और धीमी सी रोशनी की पृष्ठभूमि में मुझे प्रोफेसर का लंबा तगड़ा शरीर दिखाई दिया। वे एक पैरों तक लंबा ड्रेसिंग गाउन पहने तनकर खड़े थे। फिर वे दृढ़ कदमों से चलते हुए लान की राहदारी में आ गए। एकाएक वे नीचे झुके और उनकी हथेलियां जमीन से आ लगी और पैरों के स्थान पर घुटने जमीन के साथ टिक गए और वे जानवरों की तरह घुटनों और पैरों के बल तेज तेज चलने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वे अपना सिर और हाथ पांव यूं झटक देते थे जैसे वे अदम्य उत्साह, शक्ति और स्फूर्ति से भरे हुए हों। वे इसी रह चलते चलते पिछवाड़े की ओर गुम हो गए। उसी समय हाल में से पंकज बाहर निकला और दबे पांव प्रोफेसर का पीछा करने लगा। मैं भी झाड़ियों से निकला और पिछवाड़े की ओर चल दिया। प्रोफेसर पिछवाड़े में लगे एक पेड़ के नीचे खड़े थे। फिर वे एकाएक बला की फुर्ती से पेड़ पर चढ़ने लगे।
कुछ ही क्षणों में वे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर पहुंच गए और फिर एक डाली से दूसरी डाली पर बंदरों की तरह लंबी लंबी छलांगे लगाने लगे। कई क्षण इसी प्रकार कूदते फांदते रहने के बाद वे नीचे उतर आए और उसी प्रकार हाथों और घुटनों के सहारे चलते हुए गराज की ओर चल दिए। ब्लड हाउंड कुत्ता जेरी, जो कि गराज के बाहर ही बंधा हुआ था, उन पर दृष्टि पड़ते ही बुरी तरह भड़क उठा और जोर से भौंकने लगा। उसी समय अप्रत्याशित घटना घटी। कुत्ते के गले में पड़ा हुआ पट्टा टूट गया और अगले ही क्षण कुत्ता और प्रोफेसर एक दूसरे से गुथे हुए जमीन पर लौट रहे थे। कुत्ता क्रोध से गरज रहा था और उनकी आवाज के साथ प्रोफेसर की दहशत भरी चीत्कार सुनाई दे रही थी। कुत्ते के खूंखार दांत प्रोफेसर के गले में धंस गए थे। पंकज की सुपरिचित आवाज सुनकर कुत्ता शांत हो गया। प्रोफेसर अचेत थे। हम प्रोफेसर को उठाकर उनके कमरे में ले गए। उनके गले में से रक्त बुरी तरह बह रहा था। पंकज ने घाव साफ करके ड्रेसिंग कर दी और डॉक्टर को टेलीफोन कर दिया। इस घटना के 1 घंटे बाद कहीं जाकर हम सब अपने होश हवास पर काबू पा सके। मैंने प्रोफेसर की जेब में से बक्से की चाबी निकाल ली और बाबू सिंह कार का ड्राइवर को प्रोफेसर के पास छोड़कर पंकज के साथ प्रयोगशाला की ओर चल दिया। हमने बक्सा खोला। बक्से में 2 इंजेक्शन की शीशियां थीं, एक खाली और एक लगभग पूरी भरी हुई। एक हाइपोडर्मिक सिरिंज थी और ये सब वही पत्र थे जिनके विषय में पंकज को निर्देश था कि ये बिना खोले प्रोफेसर को दिए जाए। ये सब पत्र डोराक के लिखे हुए थे। ये पत्र या तो रुपये की रसीद की सूरत में थे और या फिर यह सूचना थी कि प्रोफेसर घोष की दवाई की नई शीशी भेजी जा रही हैं। उनमें एक पत्र किसी सुशिक्षित आदमी का लिखा हुआ था। लिफाफे के टिकट पर शिलोंग के पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी हुई थी। मैंने पत्र निकाला। लिखा था, आदरणीय बंधु, आपके शिलोंग से जाने के बाद से ही मैं आपके विषय में सोच रहा हूँ। मेरे प्रयोग सफल तो हुए हैं लेकिन खतरे से खाली नहीं हैं। मेरे प्रयोगों द्वारा वृक्षों को यौवन तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन मेरी दवाओं का कई बार उल्टा रिएक्शन भी हो जाता है। जैसे इंसान को शक्ति तो प्राप्त हो जाती है लेकिन उसका मस्तिष्क पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं रहता। आपके केस में मैं आपको बनमानुष का सीरम देना चाहता था क्योंकि बनमानुष इंसानों से बहुत मिलता जुलता है और इंसानों की तरह सीधा चलता है, लेकिन मैंने आपको शिलांग में भी बताया था कि बनमानुष को प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए मुझे मजबूर होकर लंगूर का सीरम देना पड़ रहा था। लंगूर बंदरों की जातियों का सबसे समझदार प्राणी है और मानव से बहुत मिलता जुलता है। इसका सीरम प्रयोग में लाने में केवल एक खराबी है, वो ये कि लंगूर चौपायों की तरह चलता है और कूद फांद का बहुत शौकीन होता है। मैं आपस फिर प्रार्थना करता हूँ कि मेरा रहस्य गुप्त रहना चाहिए। पूर्व सफलता से पहले मेरे आविष्कार का प्रकाश में आ जाना मुझे तबाह कर सकता है। मेरा एक क्लाइंट इलाहाबाद में भी है। आपके लिए और इलाहाबाद वाले क्लाइंट दोनों के लिए डोराक मेरा एजेंट है। कृपया रिएक्शन की साप्ताहिक रिपोर्ट अवश्य भेजें। आपका एच। लोविंस्टन। अखबार की कई कतरने एक साथ मेरे दिमाग में घुम गई। लोविंस्टन को अखबारों ने सिर्फ वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी जो बड़े गुप्त रूप से मानव से मिलते जुलते जानवरों पर प्रयोग कर रहा था ताकि उसकी सहायता से मानव को अजस्त्र यौवन प्रदान किया जा सके। शुक्र है खुदा का, पंकज बोला। आखिर पता तो चला फसाद की जड़ का। बाद में पुलिस ने लोविंस्टन को पकड़ने की कार्यवाही की लेकिन वो गायब हो चुका था। शायद उसे डोराक द्वारा अपने प्रयोग का रहस्य खुल जाने की सूचना मिल गई थी। डोराक भी कहीं खिसक गया था। समाप्त। तो दोस्तों, ये नोवेल यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको नोवेल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं किसी अगले नोवेल में। धन्यवाद।